नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हम मार्केट गपशप करेंगे मेटल्स की बढ़ती हुई कीमतों पर। पिछले कुछ महीनों में मेटल में तेजी देखने को मिली है। मेटल की ये चमक मेटल कंपनी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन मेटल्स का इस्तेमाल करने वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए ये चमक भारी पड़ती है। आज मार्केट गपशप में हम मेटल्स की तेजी और अलग अलग सेक्टर की कंपनीज पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। साथ ही मेटल्स की बढ़ती कीमतों के चलते कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास शो। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज के आदित्य वेलेकर हैं। अविनाश जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। मेटल पर आज आपके साथ गपशप करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में सर। लेकिन दो और सहयोगी हमारे साथ हैं। विश्व मोहन हमारे साथ हैं जो पूरे कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, और अशेषा भी हैं। अशेषा भी मेटल्स को ट्रैक करती हैं। विश्व मोहन, अशेषा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। विश्वमोहन, आपके पास पहले आएंगे। गोल्ड का तो हम कोरिलेशन देखते हैं कि गोल्ड जब डॉलर ऊपर चढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। क्या इस तरह का कोरिलेशन बाकी मेटल्स के साथ भी है, जिंक के साथ, कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ? क्या ऐसा कुछ है क्या? जी, अगर इसके अलावा अगर बाकी मेटल्स की अगर बात करें, अगर चांदी की खास तौर से अगर हम देखते हैं तो चांदी में 50% से ज्यादा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे यहाँ पे चाइना का फैक्टर प्ले हो रहा है, वहाँ पर राहत पैकेज के अनाउंसमेंट हुए, वहाँ जिस तरह से वहाँ जो डिस्ट्रेस डेवलपर्स है उनके लिए राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, उसका फायदा यहाँ पर सभी मेटल्स को दिख रहा है। कॉपर में हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई बना, पहले कॉमेक्स पर बना, फिर एलएमई पे रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिला। अगर जिंक की अगर बात करें तो 2 साल की ऊंचाई के आसपास जिंक है, एल्युमिनियम 1 साल की ऊंचाई के आसपास है। इसके अलावा निकेल में यहाँ पर उत्पादन को लेकर चिंता थी। जो अगर जिंक में अगर उत्पादन को लेकर बात करें तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई कम हो रही है प्रोड्यूसर्स वगैरह को, तो ये सप्लाई की चिंता एक और चीन से लगातार डिमांड बढ़ रही है। तीसरा फैक्टर ये प्ले कर रहा है कि यूएस में सितंबर में ब्याज दरें घटने की संभावना है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें सुधार हो रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो बेस मेटल को सपोर्ट कर रहे हैं और ये लगातार ये तेजी देखने को मिल रही है। लगातार तेजी है। 2 महीने की ऊंचाई पर स्टील है, जैसा कि विश्व मोहन बता रहे हैं। स्टील के मामले में अगर हम बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पहले नंबर पर चाइना है। चाइना ज्यादातर कमोडिटीज में, ज्यादातर मेटल्स की सबसे बड़ी कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है। कॉपर नए रिकॉर्ड पर है, जिंक 1 साल की ऊंचाई के पास है, एल्यूमिनियम 2 साल की ऊंचाई के पास है, और चांदी और सोना तो हमने हाल फिलहाल चलते हुए देखा है इन दोनों कमोडिटीज को भी। आपसे अविनाश जी समझना चाहेंगे, देखिए चाइना कहीं न कहीं उनके जो प्रॉपर्टी मार्केट में जो कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं कि आर्थिक आंकड़े भी कुछ हाल फिलहाल ठीक ठाक आए हैं। यही नहीं, स्टिमुलस पैकेज देने की भी बातचीत वहां पर चल रही है, 100 बिलियन युआन का। आपको क्या लगता है अविनाश जी कि जो मेटल्स में जो रैली चल रही है, मेटल शेयरों में भी, मेटल की कीमतों में भी, क्या ये मेटल में अब तक ये बरकरार रहेगी? आपको लगता है कि यही थमने वाली नहीं है, अभी थोड़ी सी तेजी लंबी चलेगी? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड आपको मेटल सेक्टर में दिख रहा है वो मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि जैसे आपके कलीग ने कहा कि चाइना से डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, और सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी भी हमने मेटल कंपनीज के ऊपर इसका असर मार्जिन्स और रियलाइजेशंस पे देखा नहीं है, एटलीस्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर मेटल के प्राइसेस बरकरार ऊपर रहते हैं तो आपको सारे मेटल कंपनी जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, फिर उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, ये सारे जो फ्रंटलाइन मेटल कंपनियां हैं इसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत समय के बाद मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चाइना से भी बहुत समय के बाद बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, और चाइना जैसे सभी को पता है कि ग्लोबल लीडर है मेटल्स में, तो जब बाइंग यहाँ से शुरू होती है तभी बहुत बड़ी मात्रा में होती है।
तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको सितंबर के क्वार्टर के बाद ही नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अभी प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव है, हालांकि थोड़ा सा ट्रेडिंग बाउंस जरूर देखने को मिला है, बट अगर निचले लेवल पे ये स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है। ठीक है, 6 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है स्टॉक्स में। हालांकि कुछ शेयर्स तो बहुत तेज रफ्तार से चले हैं। आशीषा के पास वो सारी की सारी लिस्ट भी है। आशीषा, आप बताइए, हिंदुस्तान जिंक को तो हम देख रहे हैं कि क्या फर्राटा रफ्तार से शेयर भाग रहा है, कुछ और भी शेयर चल रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि महीने भर में मेटल शेयरों की जो चाल रही है वो किस तरह की रही है? बिल्कुल, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। पिछले एक महीने में निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात आती है। करीब 90% के रिटर्न हिंदुस्तान जिंक में दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक का 20% रेवेन्यू सिल्वर से आता है और सिल्वर में भारी तेजी दिखी है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी तेजी दिखी है। इसके अलावा वेदांता की बात करते हैं। वेदांता में भी भारी 28% की तेजी पिछले एक महीने में दिखी है। जेएसपीएल की बात करें तो उसमें भी 18% की तेजी पिछले एक महीने में दिखी है। इसके अलावा कुछ और टॉप गेनर्स की बात करें तो रत्नामणि मेटल्स, एनएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक्स है जिसमें 15 से 16% की तेजी दिखी है। तो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव एक्शन दिखा है। करेक्ट, ये मेटल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, शेयरों में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं मेटल, जो बना रही हैं, उनके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन इसी तौर पर जो कंज्यूम कर रही हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट उनके एस्केलेट हो जाते हैं। हालांकि वो पास ऑन भी करती हैं, जैसे कि ऑटो कंपनीज होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनीज होंगी, और रियल एस्टेट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में काफी ज्यादा मेटल की खपत होती है, और उसमें चाहे स्टील हो गए, कॉपर हो गए, ये तमाम मेटल्स का यूज होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स होती हैं उसमें आपको कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आशीषा आपसे हम समझेंगे, आएंगे आपके पास, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कौन सा मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कितना कर रही हैं, टोटल कॉस्ट में उसका शेयर कितना है। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये शेयर तो बहुत चल गए। हिंदुस्तान जिंक का आशीषा ने जिक्र किया, करीब करीब 90% महीने भर में चल गई है। वेदांता में अच्छी तेजी हमने देखी है। जेएसपीएल का शेयर चला है, रत्नमणि मेटल्स, एनएमडीसी, जितने रिटर्न कई बार ना साल भर में आते हैं, या फिर हिंदुस्तान जिंक में तो खैर ये रिटर्न पाने के लिए कई बार शेयरों में आपको 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये तो साल भर, महीने भर में देती है हिंदुस्तान जिंक ने। आप बताइए, कोई और स्टॉक्स हैं आपके फोकस में जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रिच, बहुत स्ट्रेच नहीं हुए हैं और मौके हैं? स्टॉक्स आपसे हम जानेंगे बिल्कुल पर्टिकुलर कि जहां पर मौके भी बन सकते हो स्टॉक्स के नजरिए से। मुझे लगता है अभी भी नॉन फेरस मेटल कंपनीज जो है, जैसे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर जो है जैसे हिंडाल्को, उसके बाद वेदांता, इसमें अभी भी थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल है। अभी आज जो फेड के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो एक व्यू उनका आया है कि इंटरेस्ट रेट कट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सितंबर में थोड़ी कम हो गई है, और उसकी वजह से एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आज हुआ है। तो देयर इज आज शेयर प्राइसेस इन सब स्टॉक्स की, मेटल कंपनीज की थोड़ी आज डिक्लाइन हुई है। तो ये सब बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सब स्टॉक्स में अभी भी देखनी चाहिए। और स्टॉक्स लाइक एनएमडीसी, आयरन ओर की कंपनीज जो है जैसे गोदावरी पावर इस्पात, एनएमडीसी, यहाँ पे भी अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी है। उसके दो कारण है। एक तो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन अभी काफी बढ़ने वाला है, तो हर बड़ी स्टील कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन कैपेक्स कर रही है, और इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है 2030 में वो लगभग 300 मिलियन टन का उनका टारगेट है। तो और जो आयरन ओर का जो सप्लाई है डोमेस्टिकली, वो उसके वजह से टाइट रहने वाला है। तो एनएमडीसी हो गया, गोदावरी पावर इस्पात हो गया, इसको एक फंडामेंटल सपोर्ट है। एज फार एज नॉन फेरस मेटल्स की जो स्टॉक्स मैंने बताया जैसे हिंडाल्को, वेदांता, ये इनकी जो एंड यूजर जो कमोडिटीज है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें डिमांड का जो एक ड्राइवर है अपार्ट फ्रॉम चाइना, यूएस में भी अभी एक पिकअप एफएआई दैट इज फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो एक वहाँ पे कैपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रहा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो सिनारियो बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड एनर्जीज, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक और सिल्वर, ये सब मेटल्स का यूज होगा। तो आपको अगर ये वीकनेस मिलता है शेयर प्राइसेस में, जैसे आज अभी थोड़ा सा शेयर प्राइसेस करेक्ट हुआ है, और अगर इन फ्यूचर भी कभी ये फेड के कमेंट्रीज के हिसाब से अगर कोई वीकनेस मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर दिस मेटल्स। और अपार्ट ये सब के बावजूद एक फेड का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा कि वो उनको अगर रेट कट करना है, उसके बेसिस पे एक मैक्रो सेटअप भी ऐसा ही रहेगा कि इवेंचुअली उनको रेट कट लेना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा असमंजस है, बट गोइंग डाउन द लाइन उनको एक रेट कट की भूमिका को लेनी पड़ेगी। ठीक है आदित्य, आपके पास हम फिर से लौटेंगे और बिल्कुल आपसे वो स्टॉक जानेंगे जहां पर आपका बिल्कुल ठोस सॉलिड वाला। स्वागत है आपका फिर से हमारे खास शो मेटल की चमक कहां पर असर, और अब चलेंगे एक्सपर्ट के पास, उनसे जानेंगे आपके मुनाफे के लिए शेयर। अविनाश जी, जैसा कि शीशा बता रही थी कि इंफ्रा पर, प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर भी पड़ता ही है, ऑटो पर जब भी मेटल महंगा होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके मार्जिन कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां कहीं न कहीं पास ऑन कर ही देती हैं। ऑटो में तुमने देखा था कि मारुति ने पिछले साल लगभग 4 बार प्राइस हाइक साल भर में ले चुकी है मारुति। आप ये बताइए सर कि आप कैसे देखते हैं सिनेरियो को, क्या वाकई उनके मार्जिन बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं? एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज, अगर किसी को मेटल के इस मूव के चलते कहीं दाव लेना हो इन सेक्टर्स में ही, तो आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा कि जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ऑटो कंपनीज है, वहां पे उनको काफी मार्जिन प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात व्यूअर्स को ध्यान में लेना चाहिए कि जहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, देखिए बहुत सारी इंडियन ऑटो कंपनीज अभी कम से कम 1.5 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर से आपको इन स्टॉक के ऊपर एक नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए। हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है ऑटो में, 2 स्टॉक्स है, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली अपना लीवरेज वेल अंडर कंट्रोल रखा है, लेकिन इनके काफी ऐसे मॉडल्स है जैसे XUV 700 है, थार है, जहाँ पे करीबन अभी भी एक साल भर का ऑर्डर बुक इनके पास है। तो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस पे ये एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रेट चल रहा है करीबन 2500, कम से कम साल भर की बात करें तो 2750 का एक टारगेट प्राइस आपको पॉसिबली मिल सकता है। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पर मेरे ख्याल से कंपनी के पास काफी प्राइसिंग पावर है, जहां पे वो कीमतें अपनी गाड़ियों की बढ़ा सकती है और कस्टमर्स ये लेने के लिए भी तैयार है। दूसरा स्टॉक अभिषेक रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स में ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इनका JLR यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल और JLR बिजनेस और पैसेंजर कार बिजनेस, ये 2 हिस्सों में बंटने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि बहुत समय तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज हो जाए, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अलग अलग 2 कंपनीज में मिले और दोनों शेयर्स यानी दोनों बिजनेसेस के शेयर्स निवेशकों को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो आने वाला साल है, दैट इज FY25, इसमें सबसे अच्छी बात है कि JLR अभी पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुका है, कैश फ्लोज पॉजिटिव हो चुके हैं, कंपनी अपना कर्जा भी कम करने की बात कर रही है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी स्ट्रांग फोकस है। तो साल भर का नजरिया अगर यहाँ पे भी हम रखते हैं तो करीबन 1150-1200 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आने की अपेक्षा रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में हमारे ये 2 पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो अगर मार्केट करेक्ट होता है, कोई गिरावट आती है तो खरीदने के मौके जरूर समझने चाहिए। ठीक है, तो ऑटो में तो 2 स्टॉक हो गए अविनाश जी की तरफ से। M&M फिलहाल 2500 रुपए का भाव है, लेकिन 2750 आप मान के चलिए कि 8 से 12 महीने में आ जाएंगे। और दूसरा टाटा मोटर्स करीब 950 रुपए का भाव है, ये 1200 रुपए तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है 8 महीने से साल भर के नजरिए में। कुछ और शेयर जानेंगे फटाफट, लेकिन आदित्य जी आपके फोकस में कौन से शेयर हैं? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे मेटल पैक में? तो हिंडाल्को का हमारा टारगेट प्राइस अभी नोवेलिस के रिजल्ट्स के बाद 720 का है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 195 का है।
और APL अपोलो ट्यूब्स जो जिसका भी रिजल्ट आ चुका है उसका 1790 का टारगेट प्राइस है। अभी आई थिंक कल हिंडाल्को के जो कंसोलिडेटेड नतीजे आने वाले हैं उसके बाद हम फिर से उसके टारगेट प्राइस रिव्यू करेंगे। और टाटा स्टील का अभी तक रिजल्ट आने का है, तो टाटा स्टील के रिजल्ट के बाद उसका भी शेयर टारगेट प्राइस हम रिव्यू करके मोस्टली अपसाइड ही रहेगा। तो ये हमारे टारगेट प्राइसेस हैं। जैसे मैंने कहा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो बेनिफिट हो रहा है वो लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस की वजह से है। हालांकि स्टील प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट जो स्टील कंपनीज हैं उनको जो बेनिफिट आ रहा है, जो स्प्रेड्स उनकी इम्प्रूव हो सकती है Q1 में, वो लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस की वजह से होंगी। दूसरा, हिंडाल्को में जो अच्छा एक एल्यूमिनियम प्राइसेस का एक टेलविंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो नोवेलिस जो रोल प्रोडक्ट्स कन्वर्टर है वहाँ पे EBITDA पर टन काफी अच्छा उन्होंने दिया है। तो ये आदित्य जी परफेक्ट, ठीक है। 168 रुपए के आसपास का सेल है, 195 के टारगेट हैं और 668 के आसपास का हिंडाल्को है, 720 के टारगेट इसके हैं, इसको और रिवाइज भी करेंगे। और APL अपोलो ट्यूब्स की अगर बात करें 1790 के टारगेट है APL अपोलो ट्यूब के और भाव फिलहाल है 1695 रुपए के आसपास का। ये 3 शेयर हो गए आदित्य जी के। अविनाश जी, आपके कुछ और शेयर ऑटो के अलावा कौन से हैं, आप क्या और रेकमेंड करेंगे? कुछ रियल एस्टेट में है? बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक, रियल एस्टेट में हमारे 2 पसंदीदा स्टॉक्स हैं। एक तो बेसिकली हमको अनंतराज पसंद है, जो हमने आपके चैनल पे बहुत पहले भी कहा है। हमको लग रहा है कि करीबन 450 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है अगले 8 से 12 महीने के लिए। बड़ा ट्रिगर डेटा सेंटर बिजनेस है जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में तो ऑलरेडी ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है नॉर्थ में। और दूसरा शेयर रहेगा ऑबरे रियल्टी, जो एक बॉम्बे बेस्ड रियल्टी कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन Q4 नंबर्स आ गए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि काफी नए प्रोजेक्ट्स बॉम्बे में ये शुरुआत करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। करीबन 1950 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए मीडियम टर्म के लिए, यानी अगले 8 से 12 महीने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ओबरॉय रियल्टी है और अनंत राज है, ये 8 महीने से साल भर के लिए टारगेट आपकी स्क्रीन पर। 1950 का टारगेट ओबरॉय रियल्टी के लिए, अनंत राज के लिए 450 रुपए का टारगेट। तो मेटल की पूरी बात हो गई। मेटल क्यों चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, कितना चलेंगे, आउटलुक क्या है, ये तमाम चर्चा हुई और आपको उसके साथ साथ शेयर भी मिल गए जहां पर आपको इस मेटल की तेजी के दम पर जहां भी मौके बन रहे हैं शेयरों में। चलिए, शो को फिलहाल अब यहाँ पर समेटने का वक्त हो गया है। आदित्य जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस खास चर्चा में जुड़कर अपने शेयर बताने के लिए। विश्वमोहन और आशीषा, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन टॉपिक आज हमने ये चुना और इस पर एक समग्रता के साथ हमने चर्चा की है। मार्केट गपशप में मेटल की चमक, कहां पर असर। चलिए, इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ET Now प्रदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।